प्लांट इकोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है प्लांट इकोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन, पादप पारिस्थितिकी एक परिचय। तो सबसे पहले हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन या इसके सामान्य परिचय की बात कर लेते हैं। तो हम लोग इसको किस प्रकार से इकोलॉजी को या प्लांट इकोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इकोलॉजी वर्ड है या शब्द है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है और ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से इकोलॉजी शब्द बना है। तो ये कौन कौन से वर्ड हैं अभी? ग्रीक भाषा का एक वर्ड है ओइकोस। ओइकोस का मतलब होता है हाउस या घर, और दूसरा होता है लोगोस। लोगोस का मतलब होता है स्टडी या अध्ययन। तो इकोलॉजी क्या है अभी? जीव विज्ञान की वह शाखा है, यानी बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसमें पौधों के आपस में और उनके चारों ओर उपस्थित वातावरण के मध्य पाए जाने वाले अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है अभी? जो प्लांट्स हैं वो, या हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव हैं, वो आपस में किस प्रकार से अंतःक्रिया करते हैं या एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, ठीक है, या एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा उनके चारों ओर उपस्थित वातावरण, यानी जो प्लांट्स हैं या जीव हैं उनके चारों ओर जो वातावरण उपस्थित है उस वातावरण पर इन जीवों का क्या प्रभाव पड़ता है, या वातावरण जो है वो इन जीवों को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो ये जो अंतर संबंध है या इंटर रिलेशंस हैं, इनके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? इनकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? पादप पारिस्थितिकी या प्लांट इकोलॉजी कहते हैं। तो इसको हम लोग एक डायग्राम से समझ सकते हैं अभी। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो ऑर्गेनिज्म या जीव जो है ये एक प्लांट भी हो सकता है या फिर एक एनिमल या जंतु भी हो सकता है। ये दूसरा ऑर्गेनिज्म या जीव है, ये एक प्लांट भी हो सकता है और ये एक एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। अब ये दो ऑर्गेनिज्म जो है ये एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है या जीव है ये इस जीव को या ऑर्गेनिज्म को प्रभावित करेगा, और ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है या जीव है वो इस ऑर्गेनिज्म या जीव को प्रभावित करेगा, ठीक है। तो दोनों जो है हो सकता है एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हों, है ना, या हो सकता है कि एक दूसरे पर निर्भर न करते हों। तो ये किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करेंगे इसका अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? प्लांट इकोलॉजी के अंदर करते हैं। इसके अलावा इन ऑर्गेनिजम्स के चारों ओर क्या होता है अभी? एनवायरनमेंट या वातावरण होता है। अब ये जो वातावरण है वो किस तरह से इस ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करेगा या प्रभावित करेगा, या ये जो वातावरण या एनवायरनमेंट है ये इस ऑर्गेनिज्म को किस तरह से प्रभावित करेगा या इफेक्ट करेगा, या फिर इन दोनों ऑर्गेनिजम्स का या इन दोनों जीवों का इस वातावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या इफेक्ट होगा। तो ये जो इंटर रिलेशनशिप्स होते हैं या अंतर संबंध होते हैं ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के मध्य, या ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के मध्य, है ना, या इस ऑर्गेनिज्म का इस एनवायरनमेंट के मध्य, तो ये जो अंतर संबंध है या इंटर रिलेशन है इसका अध्ययन या स्टडी जो है वो क्या कहलाती है? प्लांट इकोलॉजी या पादप पारिस्थितिकी कहलाती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो इकोलॉजी टर्म है या शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आ सकता है, अभी इंपॉर्टेंट चीज है। तो 1868 के अंदर एक साइंटिस्ट है एच रीटर। तो एच रीटर ने 1868 में इकोलॉजी शब्द जो था वो सबसे पहले दिया था, ठीक है। अब जो फादर ऑफ इकोलॉजी है या पारिस्थितिकी का जो जनक है वो किसको कहा जाता है? वो एच रीटर को ही कहा जाता है। तो इस साइंटिस्ट का नाम आपको ध्यान में रखना है कि एच रीटर ने इकोलॉजी शब्द भी दिया था और इसको फादर ऑफ इकोलॉजी या पारिस्थितिकी का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। अब इंडिया के अंदर अगर अपने बात करें तो भारतीय पारिस्थितिकी का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी जो है वो किसको कहा जाता है? तो ये कहते हैं भी आर मिश्रा को, ठीक है। तो आर मिश्रा ने इकोलॉजी पर सबसे ज़्यादा काम किया है इंडिया के अंदर, इसलिए हम लोग इसको भारतीय पारिस्थितिकी का जनक या फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे इसके अंदर पारिस्थितिकी का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी। तो इसके अंदर हम लोग कुछ साइंटिस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा सेंट हिलेरी। तो सेंट हिलेरी ने क्या किया था अभी? इकोलॉजी के लिए एक अदर वर्ड या एक अन्य शब्द का उपयोग किया था और इस वर्ड का नाम क्या है अभी? इथोलॉजी, ठीक है। ये इस साइंटिस्ट ने या इस वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैज्ञानिक या साइंटिस्ट आता है G.H. मेवार्ट। तो G.H. मेवार्ट ने भी इकोलॉजी के लिए एक अदर वर्ड या टर्म जो थी वो प्रस्तुत की थी और उसका नाम क्या है अभी? हेक्सिकोलॉजी। तो इसने इकोलॉजी को हेक्सिकोलॉजी कहा था। तीसरा साइंटिस्ट आता है W. डडजियन।
डटजन ने क्या किया अभी, इसने 1921 में 1921 के अंदर भारत में सबसे पहले इकोलॉजी की शुरुआत की थी। ठीक है, इंडिया में इकोलॉजी को स्टार्ट करना या स्टार्ट जो है वो किसके द्वारा किया गया था, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1921 में 1921 में डब्ल्यू डटजियन ने इकोलॉजी की शुरुआत भारत के अंदर की थी। 1913 में यानी 1913 के अंदर इंग्लैंड में एक इकोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना हुई और उसका नाम क्या था अभी, ब्रिटिश इकोलॉजिकल सोसाइटी, है ना। जिसके बाद इंग्लैंड के अंदर जो इकोलॉजी से रिलेटेड जो वर्क था या कार्य था वो शुरू हो गया था। ठीक है, तो 1913 के बाद इकोलॉजी का जो डेवलपमेंट है या विकास है वो इंग्लैंड के अंदर हुआ था। उसके बाद 1915 में यानी इसके 2 साल के बाद 1915 में अमेरिका के अंदर एक और सोसाइटी, इकोलॉजिकल सोसाइटी जो है वो स्थापित हुई थी या इस्टेब्लिश हुई थी और उसका नाम क्या है अभी, इकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका। तो 1915 के बाद अमेरिका में इकोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो शुरू हो गया था। अब अमेरिका के अंदर ही 2 ब्रदर्स थे या 2 भाई थे जिनको ओडम ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका नाम क्या है अभी, ईपी ओडम और दूसरे का नाम है एचटी ओडम। इन दोनों ओडम ब्रदर्स ने क्या किया था, एक बुक लिखी थी इकोलॉजी से संबंधित, है ना, जिसका नाम क्या था, फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी। तो इस नाम से एक बुक का प्रकाशन या पब्लिकेशन जो था वो इन्होंने किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है अभी। तो ये इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद तीसरा हम लोग बात करेंगे पादप पारिस्थितिकी का महत्व यानी सिग्निफिकेंस ऑफ प्लांट इकोलॉजी। तो प्लांट इकोलॉजी या पादप इकोलॉजी जो है उसका अध्ययन या स्टडी हम लोग क्यों करते हैं, तो कुछ विशेष प्रक्रियाओं को समझने में हमें सहायता मिलती है। कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं या प्रोसेसेस होते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, प्लांट इकोलॉजी की स्टडी करते हैं। तो ये कौन कौन से प्रोसेस या प्रक्रियाएं हो सकती हैं, तो सबसे पहला मैंने आपको बता ही दिया, पौधों व उनके वातावरण के मध्य अंतर संबंध। जो प्लांट्स हैं उनका वातावरण के साथ क्या संबंध होता है या क्या रिलेशन होता है, प्लांट्स एनवायरनमेंट को किस तरह से इफेक्ट करते हैं और एनवायरनमेंट जो है वो प्लांट्स को या पौधों को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसका जो अध्ययन है वो हम लोग प्लांट इकोलॉजी के अध्ययन से कर सकते हैं। इसके अलावा जो पौधे होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है या वितरण है, ठीक है, 2 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन इनका होता है। एक तो होता है लोकल डिस्ट्रीब्यूशन या स्थानीय वितरण और दूसरा होता है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या भौगोलिक वितरण। तो इन पौधों का या प्लांट्स का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है या वितरण है वो किस प्रकार से होता है, तो इसका अध्ययन जो है या इसको समझने में हमें प्लांट इकोलॉजी का अध्ययन जो है वो करना पड़ता है। उसके बाद तीसरा प्रोसेस आता है विशेष क्षेत्र की जैव विविधता। अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी का अध्ययन करना चाहते हैं या उसकी स्टडी करना चाहते हैं तो हम लोग किसकी सहायता से कर सकते हैं, प्लांट इकोलॉजी के द्वारा की जा सकती है। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं उनके अंदर अनुकूलताएं पाई जाती हैं, है ना। जो पौधे हैं वो अलग अलग वातावरण के अंदर या अलग अलग एनवायरनमेंट के अंदर हो सकते हैं। जैसे कुछ पौधे डेजर्ट के अंदर होते हैं, है ना, रेगिस्तान के अंदर। कुछ पौधे जो हैं वो जल के अंदर रहते हैं, है ना, हाइड्रोफाइट्स इनको बोल देते हैं। कुछ पौधे जो हैं वो लैंड के ऊपर होते हैं, स्थल के ऊपर होते हैं, है ना। तो इस तरह से अलग अलग प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग एनवायरनमेंट के अंदर या वातावरण के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें रहने के लिए, है ना, जिस वातावरण में रहने के लिए इन प्लांट्स के अंदर या इन पौधों के अंदर अलग अलग अडेप्टेशंस या अनुकूलताएं विकसित हो जाती हैं। तो कौन कौन सी अनुकूलताएं होती हैं, इसका अध्ययन हम लोग प्लांट इकोलॉजी की सहायता से कर सकते हैं। इसके अलावा जो पौधों की उत्पादकता है या प्लांट्स की जो प्रोडक्टिविटी है ना, यानी पर एनम या प्रति वर्ष जो है वो पौधों की उत्पादकता या उसकी जो यील्ड है या उपज है वो कितनी रहती है, इसका अध्ययन जो है वो हम लोग प्लांट इकोलॉजी की हेल्प से कर सकते हैं। इसके अलावा पौधों का जो जैव विकास है वो किस तरह से हुआ है, यानी पहले लोअर प्लांट्स थे, निम्न पौधे थे, और फिर उससे हायर प्लांट्स या उच्च पौधों का विकास हुआ है। ठीक है, तो 5 प्लांट ग्रुप्स हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो इनका जो विकास है या डेवलपमेंट है वो किस तरह से हुआ है या इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है इन प्लांट्स का, वो हम लोग प्लांट इकोलॉजी की हेल्प से समझ सकते हैं। इसके अलावा जो वातावरणीय प्रदूषण है एनवायरनमेंट के अंदर, आप लोग आपको पता होगा कि डिफरेंट टाइप का पॉल्यूशन जो है
वो देखने को मिलता है। जैसे एयर पॉल्यूशन है, वायु प्रदूषण है ना, वाटर पॉल्यूशन है, जल प्रदूषण बोल देते हैं उसको। इसके अलावा नॉइज़ पॉल्यूशन है ना, ध्वनि प्रदूषण बोल देते हैं। तो इस प्रदूषण का जो अध्ययन है, ये जो पॉल्यूशन है इसकी जो स्टडी है वो हम लोग प्लांट इकोलॉजी की सहायता से कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्रदूषण से हम लोग किस प्रकार से वातावरण को बचा सकते हैं, है ना, जो एनवायरनमेंट है उसको पॉल्यूशन से किस प्रकार से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसका जो संरक्षण है वातावरण का या एनवायरनमेंट का, उसके बारे में भी हमें प्लांट इकोलॉजी से पता चलता है। इसके अलावा जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं, यानी कि नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं, उनका हम लोग किस प्रकार से हमें उपयोग करना चाहिए, है ना, वैज्ञानिक उपयोग, या उनका किस प्रकार से साइंटिफिक यूज़ करना चाहिए, और इन प्राकृतिक स्रोतों का या नेचुरल सोर्सेज का किस प्रकार से हमें संरक्षण या कंजर्वेशन करना चाहिए, है ना। तो इसका जो पता है वो हमें किससे चलता है, प्लांट इकोलॉजी की स्टडी से चलता है। इसके अलावा जो एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, संकटग्रस्त जातियां, यानी कि ऐसी पादप जातियां या जंतु जातियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनका हम लोग संरक्षण या कंजर्वेशन किस तरह से कर सकते हैं, ये हमें किससे पता चलता है, प्लांट इकोलॉजी से चलता है। और इनके संरक्षण के द्वारा हम लोग इनकी पॉपुलेशन को या समष्टि को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, ये भी हमें प्लांट इकोलॉजी के अध्ययन से या इसकी स्टडी से पता चलता है। ठीक है, तो ये है भी महत्व या सिग्निफिकेंस इकोलॉजी का। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं पारिस्थितिकी का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी को क्लासिफाई करने के लिए हम लोग दो आधार या बेसिस का उपयोग करते हैं। सबसे पहला है संगठन के आधार पर, यानी बेस्ड अपॉन ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा है प्राकृतिक आवास के आधार पर, यानी बेस्ड अपॉन नेचुरल हैबिटेट। तो सबसे पहले अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर बात करें या संगठन के आधार पर अगर अपने इकोलॉजी को क्लासिफाई करना चाहें, तो इस इकोलॉजी को दो वर्गों के अंदर या दो क्लासेस के अंदर हम लोग इसको वर्गीकृत कर सकते हैं, है ना। पहला वर्ग कौन सा है अभी, स्वपारिस्थितिकी, या इसको बोल देते हैं ऑटो इकोलॉजी, और दूसरा होता है स्वपारिस्थितिकी, या इसको बोल देते हैं सिन इकोलॉजी। इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है ना, तो इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। ऑटो इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी में डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा, या इनकी परिभाषा जो है वो भी आपसे पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले स्वपारिस्थितिकी या ऑटो इकोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है अभी, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म या एक जीव को पकड़ना है। वो एक प्लांट भी हो सकता है या फिर एक जंतु भी हो सकता है। तो किसी जीव या किसी ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म विशेष, जीव विशेष या ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक, और उसका जो एनवायरनमेंट होता है या उसका जो वातावरण होता है, उसके मध्य जो संबंध पाया जाता है ना, उसके मध्य जो इंटर रिलेशंस होते हैं या अंतर संबंध होते हैं, उसका अगर अपने अध्ययन करते हैं, है ना, या स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑटो इकोलॉजी या स्वपारिस्थितिकी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें सिर्फ एक ही जीव लेना है या एक ही ऑर्गेनिज्म लेना है, और उसका वातावरण के साथ क्या संबंध है, अगर अपने उसका अध्ययन कर लेते हैं या स्टडी कर लेते हैं, तो उसको स्वपारिस्थितिकी या ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। दूसरा है समपारिस्थितिकी या सिन इकोलॉजी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं अभी, एक से अधिक जीवों, है ना, मोर देन वन ऑर्गेनिजम्स हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो सकती है, एक पॉपुलेशन भी हो सकती है, समष्टि भी हो सकती है, या उससे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या जटिल कोई ग्रुप भी हो सकता है। तो एक से अधिक जीवों और उनके वातावरण के मध्य पाए जाने वाले संबंध का अध्ययन, है ना, मोर देन वन ऑर्गेनिजम्स और उनका जो एनवायरनमेंट है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप पाया जाता है या क्या अंतर संबंध होता है, उसका अगर अपने अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, समपारिस्थितिकी या सिन इकोलॉजी बोलते हैं। तो ये जो सिन इकोलॉजी है ये 4 टाइप की होती है अभी आगे। सबसे पहला है समष्टि पारिस्थितिकी या पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो पॉपुलेशन क्या होती है अभी, एक ही जाति के जीवों का जो समूह होता है, यानी एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, समष्टि या पॉपुलेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, समष्टि पारिस्थितिकी या पॉपुलेशन इकोलॉजी। दूसरा आता है सामुदायिक पारिस्थितिकी या कम्युनिटी इकोलॉजी। तो कम्युनिटी क्या चीज़ होती है अभी, अगर हम लोग अलग अलग जाति के जीवों का जो समूह है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युनिटी या समुदाय बोलेंगे। ठीक है, तो इसका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, सामुदायिक पारिस्थितिकी या कम्युनिटी इकोलॉजी कहलाता है। तीसरा टाइप है जैव क्षेत्र पारिस्थितिकी, बायोम इकोलॉजी। ठीक है, तो बायोम क्या होता है अभी, एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया होता है या एक ऐसा
क्षेत्र होता है जिसका वातावरण जो है या जिसका जो क्लाइमेट है वो एक समान रहता है ना, वो परिवर्तित नहीं होता है। यानी उस एरिया के अंदर या उस क्षेत्र के अंदर जो एनवायरनमेंट या वातावरण है वो एक समान रहेगा, वो फिक्स रहेगा। ठीक है, तो इसका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है अभी, बायोम इकोलॉजी या जैव क्षेत्र पारिस्थितिकी कहलाता है। और लास्ट टाइप इसमें आता है पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी। ठीक है, इकोसिस्टम इकोलॉजी कहलाता है। तो इकोसिस्टम क्या होता है अभी, एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जिसके अंदर जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं या जीवों की संख्या जो है वो फिक्स रहती है ना, थोड़ी बहुत परिवर्तित हो सकती है, उसके अंदर कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं और कौन कौन सी पॉपुलेशंस हैं उसके अंदर, वो भी फिक्स रहता है, तो उसको इकोसिस्टम बोल देते हैं। और इसका जो अध्ययन है या स्टडी है वो क्या कहलाती है, इकोसिस्टम इकोलॉजी या पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी कहलाती है। तो ये 4 टाइप्स हैं जो कि सिन इकोलॉजी के अंदर आते हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारा आधार है वो क्या है, प्राकृतिक आवास के आधार पर, यानी बेस्ड अपॉन नेचुरल हैबिटेट। तो प्राकृतिक आवास जो है वो कौन सा हो सकता है जीवों का, इस आधार पर इकोलॉजी 4 प्रकार की होती है। जैसे सबसे पहला, अगर ऑर्गेनिज्म या जीव फ्रेश वाटर के अंदर यानी कि शुद्ध जल के अंदर रह रहे हैं, अगर अपने उसका अध्ययन करते हैं तो उसको बोल देते हैं शुद्ध जल पारिस्थितिकी या फ्रेश वाटर इकोलॉजी। दूसरा, अगर जीव या ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स जो है वो कहाँ पे रह रहे हैं, समुद्री जल के अंदर यानी मैराइन वाटर के अंदर रह रहे हैं, तो उसका अगर अपने अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, समुद्री जल पारिस्थितिकी या मैराइन वाटर इकोलॉजी। तीसरा, अगर जो ऑर्गेनिज्म है, जीव है, वो एस्चुरी में रह रहे हैं, है ना, ज्वार नद मुख में रह रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है, एक ऐसा क्षेत्र या एक ऐसा एरिया जहाँ पर शुद्ध जल समुद्री जल के साथ मिलता है या मिक्स होता है ना, उसको क्या बोल देते हैं, एस्चुरी बोल देते हैं या ज्वार नद मुख बोल देते हैं। तो एस्चुरी का अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो जैसे मान लीजिए कोई नदी है, तो नदी या रिवर जो होती है उसका जो वाटर है या जल है वो कैसा होता है, प्योर होता है या शुद्ध होता है। ठीक है, तो ये नदियां जो है वो अंत में जाकर कहाँ गिरती हैं अभी, ये समुद्रों के अंदर गिरती हैं, है ना। तो जिस जगह पे नदी समुद्र में गिरेगी वो जो एरिया है या वो जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, एस्चुरी कहलाएगा या ज्वार नद मुख कहलाएगा। तो वहाँ पर अगर कोई ऑर्गेनिज्म है या कोई प्लांट है तो अगर अपने उसका अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, एस्चुराइन इकोलॉजी या ज्वार नद मुखी पारिस्थितिकी। ठीक है, इसके अलावा अगर प्लांट या ऑर्गेनिज्म स्थलीय है यानी कि स्थल के ऊपर यानी जमीन के ऊपर अगर रह रहा है, अगर अपने उसका अध्ययन करते हैं तो उसको बोल देते हैं स्थलीय पारिस्थितिकी या टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। तो इस प्रकार से प्राकृतिक आवास के आधार पर यानी कि नेचुरल हैबिटेट के बेस पर जो इकोलॉजी है वो 4 टाइप की होती है। उसके बाद लास्ट हम लोग स्टडी करेंगे वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले कारक यानी इकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेजिटेशन। ऐसे कौन कौन से कारक हैं या फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट के अंदर जो वेजिटेशन यानी कि वनस्पति को प्रभावित करते हैं। तो इसको 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ये 4 ग्रुप्स कौन कौन से हैं अभी, जलवायु कारक यानी क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, यानी जलवायु से संबंधित या क्लाइमेट से रिलेटेड जो होते हैं। दूसरा होता है रासायनिक कारक यानी केमिकल फैक्टर। तीसरा है स्थलाकृति कारक यानी टोपोग्राफिक फैक्टर्स। और लास्ट इसमें आता है जैविक कारक या बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपने जलवायु कारक या क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से कारक आते हैं भी, जैसे सबसे पहला आता है प्रकाश या लाइट। तो लाइट की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है ना, या इसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है ना, या इसकी जो अवधि है, इसका जो पीरियड है वो वेजिटेशन या वनस्पति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये एक जलवायु कारक है जो वेजिटेशन या वनस्पति को प्रभावित करेगा। इसके अलावा तापमान जो है ना, तापमान बहुत अधिक भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है और बहुत कम भी हो सकता है, तो ये भी वेजिटेशन को प्रभावित करेगा। तीसरा है वर्षा या रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन। तो वर्षा जो है वो प्रति वर्ष कितने सेंटीमीटर होती है, इस आधार पर जो पौधे हैं या प्लांट्स हैं वो अलग अलग एरियाज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कारक है जो प्रभावित करेगा। इसके अलावा वायुमंडलीय आर्द्रता या एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, जो नमी की मात्रा है ना, वायु के अंदर या हवा के अंदर वो कितने प्रतिशत है, वो क्या कहलाती है अभी, वायुमंडलीय आर्द्रता या एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कहलाती है। तो ये भी पौधों के वितरण को या वेजिटेशन को प्रभावित करती है। इसके अलावा विंड फ्लो या हवा का प्रवाह, है ना, जो विंड है वो किस
डायरेक्शन की ओर फ्लो कर रही है या किस दिशा की ओर उसका प्रवाह हो रहा है, ये भी प्लांट्स या वेजिटेशन को प्रभावित करती है, तो ये भी एक कारक है। इसके अलावा इसमें आता है वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर हम लोग वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको डिसाइड कर सकते हैं या निर्धारित कर सकते हैं, तो ये भी वेजिटेशन को प्रभावित करता है या इफेक्ट करता है। तो ये 6 कारक हैं या 6 फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स या जलवायु से संबंधित होते हैं। उसके बाद दूसरा आता है रासायनिक कारक या केमिकल फैक्टर्स। तो उसमें सबसे पहला है अभी मृदा या सॉइल। तो सॉइल के अंदर सॉइल का कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, है ना, कौन कौन से फर्टिलाइजर्स हैं उसके अंदर, और वो किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं वेजिटेशन को, वो हम लोग इसके अंदर देखेंगे। इसके अलावा आता है जल या वाटर। ठीक है, तो वाटर जो है वो किस प्रकार का है, प्योर वाटर है या मेराइन वाटर है या एस्चुराइन वाटर है, तो ये भी वेजिटेशन को प्रभावित करता है। इसके अलावा वायु या एयर जो है, तो हवा के अंदर कौन कौन सी गैसें हैं, ठीक है, उसका कंपोजिशन क्या है वायु या एयर का, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो ये भी प्रभावित करता है वेजिटेशन को। इसके अलावा जो पीएच है ना, वाटर की पीएच भी हो सकती है या फिर ये सॉइल की पीएच भी हो सकती है जिसके अंदर प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, तो ये भी वेजिटेशन को प्रभावित करेंगे। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के अंदर या मृदा के अंदर, वो कितने परसेंट हैं, कौन कौन से हैं, तो ये भी प्रभावित करते हैं प्लांट ग्रोथ को यानी वेजिटेशन को। तो ये हैं भी रासायनिक कारक या केमिकल फैक्टर्स। उसके बाद तीसरा आता है स्थलाकृतिक कारक या इनको टोपोग्राफिक फैक्टर्स भी बोल देते हैं। तो इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम लोग। पहला है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है भाई? एल्टीट्यूड का मतलब है जो भूमध्य रेखा है ना, उससे कितनी दूरी है, भूमध्य रेखा से जो दूरी है या जो इक्वेटर लाइन है उससे जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो भी प्लांट या वेजिटेशन को प्रभावित करती है। इसके अलावा है डायरेक्शन ऑफ स्लोप्स एंड माउंटेन्स, जो पहाड़ है ना, या जो ढलान है उसकी डायरेक्शन या दिशा जो है वो क्या है, वो भी प्लांट या वेजिटेशन को इफेक्ट करती है। इसके अलावा जो स्लोप्स हैं या ढलानें होती हैं उनकी स्टीपनेस कितनी है ना, वो कितनी तीखी है, तीखापन कितना है उसके अंदर, तो ये भी वेजिटेशन को या जो प्लांट्स हैं उनको ये प्रभावित करती हैं। इसके अलावा लास्ट इसमें आता है जैविक कारक या बायोटिक फैक्टर्स। तो बायोटिक फैक्टर्स के अंदर हम लोग बात करेंगे कंज्यूमर्स की, है ना, प्रोड्यूसर्स की, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, है ना, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, जैविक कारक या बायोटिक फैक्टर्स में आ जाते हैं। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।